गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 9th में सोशल साइंस का जो 8 नंबर का चैप्टर है भारतीय संविधान की रचना और लक्षण, उसमें हमने पिछले भाग में काफ़ी जानकारियाँ ले चुके हैं, जिसके बाद हमें अब आगे के जो भाग 2 के बारे में जानना है, जिसमें हमारे कई पॉइंट बाकी रह गए थे। हमने धर्मनिरपेक्षता तक पढ़ा था, उसके आगे का जो भी पॉइंट है वो आज हम क्लियर करके इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आइए हम आगे जानते हैं। आज हम जानेंगे संविधान के मूलभूत लक्षणों के बारे में। 26 जनवरी 1950 से लागू विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और व्यवहार भारत के लिखित संविधान के कुछ विशिष्ट तथा मूलभूत लक्षण निम्न अनुसार हैं, जिसमें पहला लक्षण दिया है लिखित दस्तावेज। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित दस्तावेज में यानी लिखित स्वरूप में है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे लिखित दस्तावेज। तो ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान लिखित स्वरूप में है। तो ये जो दो बताए गए हैं, ब्रिटेन और इजराइल, ये जो दो देश बताए गए हैं, इनके अंदर जो संविधान है वो लिखित दस्तावेज में नहीं है। इसके अलावा भारत सहित विश्व के सभी लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं वहाँ सभी में जो संविधान है वो लिखित स्वरूप में दिया गया है। भारत की सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्ण इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधान ने भारत के लिए लिखित संविधान का स्वरूप जो है वो निश्चित किया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा दिया है संविधान का आकार। तो भारत का संविधान जो है वो 22 भाषाओं में विभाजित किया गया है भागों में, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं। 8 परिशिष्ट थे, लेकिन जो अभी आज के समय में 12 परिशिष्ट बताए गए हैं, जिसका समावेश इसमें किया गया है। इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उनके आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शन, फिर न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वराज की संस्था, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा समाज के वंचित समूहों के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके कारण हमारा जो ये संविधान है ये विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा एक विशाल और विस्तृत और व्यवहार वाला संविधान बताया गया है। तीसरा पॉइंट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है कि जैसे हमारे भारत देश में क्या है कि जो भारत देश में राज्य करते हैं वो जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ की ही उसे नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ एकल नागरिकता अर्थात यहाँ पे ये बताया गया जैसे अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता दी गई, अर्थात वो 2 देश का नागरिक माना जाता है। जैसे पहली जो नागरिकता है वो कहाँ की होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की होती है, और दूसरी जिस राज्य में वो निवास करता हो उस राज्य की उसके नागरिकता उसे मिलती है। तो जबकि हमारा जो भारत देश है उसमें कैसा है कि किसी भी राज्य में आप निवास करते हो, लेकिन आपको नागरिकता जो मिलेगी वो एक ही मिलेगी कि आप वो भारतीय नागरिकता हो, कि आप भारत के हो। इस प्रकार से तो एकल नागरिकता कहलाएगा। यहाँ हमारे राज्य की जो नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र। तो भारत संविधान में कहीं पर भी समवाय तंत्र जो है वो शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार राज्य संघों में है। इस प्रकार के जो भारत एक राष्ट्रीय संघ माना गया है, और संघ शब्द जो है वो भारत के संघ अर्थात केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सके, ऐसे स्थायी संबंधों को हम लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो लिखित स्वरूप में इसीलिए बताया गया है कि हमारे भारत संघ में यानी कि जो उसके केंद्र है, जो इसकी इकाइयों के बीच में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाता है या नहीं होता है तो वो सारी चीज़ें हमें लिखित स्वरूप में होनी चाहिए। तो इसलिए ये लिखित कि मतलब कभी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसलिए उसे क्या किया है, लिखित स्वरूप में संविधान में लिखा गया है। इकाई राज्यों के जो केंद्र हैं अर्थात संघ हैं उसके अलग होने का जो अधिकार नहीं है। संघ सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं भी प्रदान की गई हैं। समवाय तंत्र के केंद्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकार के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे भारत सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण कर सकता है। और संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में की गई जो सत्ता विभाजन के अनुसार अगर दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं तो यहाँ संघीय शासन व्यवस्था में जो निरपेक्ष तथा स्वतंत्र न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच की सत्ता और कार्य विभाजन को लेकर उत्पन्न की गए विवाद के संदर्भ में संविधान का जो अर्धघटन करके उसका विवाद का एक समाधान करता है।
तो यहाँ भारत के केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का जो स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है, जिसके लिए संविधान की 3 सूची बनाई गई है, यानी 3 रचनाएं की गई हैं, जिसमें पहली संघ केंद्र है, राज्य संघ और संयुक्त। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पे उसकी सूचियां दी गई हैं। पहली बताएगी संघ अर्थात बताया था अभी केंद्र जो होता है वो। तो संघ सूची में कुल 97 विषय का समावेश किया गया है। यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं कितने, 97, जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद सरकार को प्राप्त होता है। और जो राष्ट्रीय महत्व के विषय में, जैसे कि संरक्षण है, विदेशी मामले हैं, परमाणु शक्ति है, वित्त है, बीमा, बैंकिंग, डाक, तार, रेलवे आदि, इन सब क्षेत्रों पे जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो आपको यहाँ केंद्र सूची के बारे में पूछा जाए तो आपको यहाँ बताना है कि केंद्र सूची में कुल 97 विषय का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ को दिया जाता है। और इसमें संरक्षण वगैरह है, विदेशी माल है, परमाणु वगैरह, जो बैंकिंग है, तार सेवा, रेलवे, इन सभी क्षेत्रों पर जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। दूसरा दिया गया है राज्य सूची। तो राज्य सूची में टोटल 66 विषयों का समावेश किया गया है। और इसमें जो कानून बनाने की जो संपूर्ण सत्ता यानी पूरी सत्ता जो है वो राज्यों के विधानसभाओं को प्राप्त होती है, जिसमें कानून और व्यवस्था, शिक्षा है, स्थायी स्वराज की संस्थाएं हैं, फिर कृषि यानी खेती, सिंचाई वगैरह है, स्वास्थ्य को लेकर है, फिर जमीन, आंतरिक व्यापार होते हैं राज्यों के बीच में वो, फिर वाणिज्य विषय में सेवा आदि का समावेश जो है वो सब राज्य सूची में किया जाता है। इसके अलावा बताया गया है कि केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून में अगर कोई व्यवस्था भंग हो रही है तो उस राज्य की जो समिति अथवा समिति के विरुद्ध भी केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिसर्च पुलिस बल को अपने भेज सकता है। तो ये यहाँ पे ये राज्य सूची हुई। तीसरा पॉइंट है हमारा संयुक्त यानी समवर्ती सूची। तो इसमें कुल 47 विषयों को समावेश किया जाता है, जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का होता है, इसलिए इसे संयुक्त कहा है। संयुक्त यानी सपोर्ट, 2 लोगों का मिलके जो कार्य होता है वो। तो यहाँ संयुक्त सूची में आपको बताना है कि 47 विषय का इसमें समावेश किया गया है। और जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त होता है। लेकिन जब भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के कारण दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद खड़ा होता है या किसी प्रकार के संघर्ष जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून है वो सर्वोपरि माना जाएगा। किस लिए? क्योंकि केंद्र सरकार क्या है, सबसे बड़ी सरकार केंद्र सरकार मानी जाएगी। इसलिए दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का कानून को लेकर अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का विवाद जो उत्पन्न होता है, तो कानून किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का। तो जो केंद्र सरकार कहेगा वही सर्वोपरि माना जाएगा। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में संयुक्त सूची के विषय के संदर्भ में केंद्र संघ को विषय सत्ता सौंपी गई है। इस सूची में दीवानी, फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश किया जाता है। फिर यहाँ दी गई है शेष सत्ता। तो जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता है, ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिन विषय यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिनके संदर्भ में, जिनके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में अगर स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है, कि विभाजन नहीं किया होता है कि कौन सा किसके अंदर आ रहा है, तो ऐसे जो विषय होंगे उन विषयों का समावेश शेष सत्ता में होता है। शेष यानी क्या? बचा हुई, जो बची हुई साइड में सत्ता होती है वो। तो इस अतिरिक्त विषय पर शेष सत्ता के शामिल विषयों पर कानून का जो निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करके संपूर्ण सत्ता केंद्र संसद के को ही प्राप्त होगी। जो मेन सत्ता होती है जिसे केंद्र यानी संसद कहेंगे, तो ये सत्ता उसके हाथ में जाएगी। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में वित्तीय साधनों का जो विभाजन किया जाता है, उत्पाद शुल्क है, आयात निर्यात यानी वस्तु को लेना और बेचने का जो कार्य होता है वो, आयकर यानी जो वेतन मिलता है वो, अधिक आय प्राप्त करने वाले जो कर या टैक्स वगैरह भरते हैं उसे लगाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को होता है। जबकि विक्रय कर यानी जो बेचने वाले जो कर होते हैं, जिससे हम कोई वस्तु का निर्यात करते हैं तो उस पर जो कर होता है वो मनोरंजन कर, राजस्व कर, फिर शिक्षण कर जैसे जो कम आय वाले कर होते हैं उनको लगाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। तो इसलिए राज्यों को केंद्र के अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था
तो यहाँ पे आपातकालीन के समय बताई गई, यानी कोई दुर्घटना अचानक बनती है तो उसलिए तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो पहला यहाँ पे दिया है कि जैसे कि युद्ध, भ्रम, आक्रमण या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो तो उस समय में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो, केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। तीसरा पॉइंट यहाँ दिया है, सतत मूल्य वृद्धि के कारण अगर देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती हो तो उस समय में देश की जो वृत्ति आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 3 आपातकालीन परिस्थिति में हमारी संघीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एक तंत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू करने के लिए संघीय शासन की व्यवस्था भी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संसदीय शासन पद्धति। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में लोकसभा की रचना होती है। लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता है। संसद के 2 सदन बताए गए हैं, ऊपरी सदन और दूसरा होता है निचला सदन। तो जो ऊपरी सदन होता है तो ऊपरी सदन में राज्यसभा होती है और निचले सदन में लोकसभा मानी जाती है। संसद सदस्यों में मंत्रिमंडल की रचना की जाती है। मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति जवाबदार माना जाएगा, यानी उसकी जवाबदारी होती है संसद के प्रति। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी वह सत्ता पर रह सकता है। इसके अलावा संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के स्थान पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण वो निर्णय ले सकता है। केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों के प्रशासन राज्यपाल यानी जिसे हम गवर्नर कहते हैं उसके नाम से चलता है, लेकिन वास्तव में सत्ता का जो उपयोग है वो केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तथा लोकसभा अस्थायी सदन होते हैं, यानी अस्थायी सदन माने जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो राष्ट्रपति के नाम पर और राज्यों के नाम पर जो नाम चलता है यानी गवर्नर का, तो उसमें वास्तविक का सत्ता का जो उपयोग है वो उपयोग केंद्र प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में ही होगा। राज्य का जो मंत्रिमंडल राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदार माना जाएगा और जिसमें लोकसभा क्या होगी, अस्थायी मानी जाएगी। इसकी रचना जो है वो 5 वर्ष की जाती है, यानी हर 5 वर्ष में इसकी रचना होती है। राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव राज्यों की विधानसभा में चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हम लोग मतदान देते हैं उसके द्वारा, जो उस राज्य को प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में विविध क्षेत्रों के विशेष अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसके मतलब 1/3 सदस्य हर मतलब कि ये तिहाई भाग बताया जाएगा, 1/3 भाग हर दूसरे वर्ष निवृत्त किया जाता है और उतने ही नए सदस्यों का वहाँ पर चुनाव किया जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, यानी राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो उसका कार्य 6 वर्ष तक कंप्लीट किया जाएगा। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की जो सत्ता है वो कम होती हैं, जबकि लोकसभा की जो सत्ता है वो महत्वपूर्ण और सर्वोपरि तथा निर्णायक मानी जाती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रंथित न्यायतंत्र। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संकलन तथा सुग्रथित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो, और बीच में अर्थात राज्य स्तर पर जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है वो, और निचले स्तर पर जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय, इस तरह से विशेष प्रकार के न्यायालय होता है। तो यहाँ पर जो निष्पक्ष और स्वतंत्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर कानून के बारे में आपको बताना है, जिसमें सर्वोच्च अदालत, उच्च न्यायालय और न्यायपालिका की व्यवस्था। तो इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो भारत के अन्य न्यायालयों को मान्य होता है। तो अर्थात सर्वोच्च न्यायालय क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे बड़ी अदालत होती है, इसलिए उसके अंदर जो भी फैसला लिया जाता है वो भारत के सभी न्यायालयों में यानी भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सभी में उसका वो न्याय मान्य माना जाएगा। संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्थघटन के संबंधित उत्पन्न अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को हल करने की जो अंतिम सत्ता होती है वो भी हाई कोर्ट की होती है। न्यायपालिका और जो कार्यपालिका के स्वतंत्र भी होती है। तो संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की क्या करती है, उसकी रक्षा कर। अब जानेंगे हम यहाँ संविधान संशोधन उपलब्ध। तो भारतीय संविधान
विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में एक परिवर्तनशील बताया गया है, यानी परिवर्तन होता रहे। इस तरह से भारत का जो संविधान है विश्व के दूसरे देशों के कर्तव्य उसकी तुलना में परिवर्तन बताया गया है। समय और सहयोग के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ संविधान को हम लोग जीवित और जागृत भी कहा गया, जीवंत कहते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों के मतलब समय अनुसार वगैरह संजोग के अनुसार यहाँ संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए तो संविधान में सुधार के संबंधित धाराओं में को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला बताया कि कुछ परिस्थिति में अगर संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के समान बहुमति में सुधार किया जा सकता है। तो पहला बताया गया कि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें संसद में उपस्थित जो मतदान वाले होते हैं यानी भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी बहुमति में सुधार किया जाता है। दूसरा बताया गया कुछ परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की जो बहुमति है उसमें उपस्थित जो मतदान होता है उसमें भाग लेने के लिए जो सदस्यों की संख्या होती है वो 2/3 होती है। तो सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ भाग सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो बहुमति होती है उसके प्रकार जो उपस्थित जो मतदान देने वाले भाग लेने वाले जो सदस्य हैं यानी कि जो वोटिंग करते हैं ना तो वोट देने वाले जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या होती है वो 2/3 बहुमति के साथ आधे से अधिक अगर राज्यों के विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक हो तो इस प्रकार यहाँ पे परिवर्तन किए जा सकते हैं। यदि केंद्र तथा राज्यों के आंतरिक संबंध का उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है यानी उनका परमिशन लेना जरूरी है। न्यायालय के फैसले के आधार पर संविधान में सुधार किया जाता है। तो न्यायालय के फैसले पर तो कौन सा वाला न्यायालय माना जाएगा यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊंचा है सर्वोच्च अदालत उसके फैसले पर यहाँ संविधान में सुधार किया जा सकता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में संसद के समान बहुमति से किए जाने वाले जो परिवर्तन के कारण यदि भारतीय संविधान परिवर्तनशील या लचीला माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष मामले ऐसे होते हैं जिसमें संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो राज्यों की स्वीकृति के बिना संशोधन संभव न होने के कारण हमारा जो संविधान है वो एकदम दृढ़ है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण माना जाता है। फिर यहाँ है सार्वत्रिक वैश्विक मताधिकार। तो इस विषय पे हम आगे विस्तृत में यानी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या संपत्ति या जन्म स्थान के भेदभाव के बिना स्वरूप रूप से वो क्या कर सकता है, मत देने का अधिकार उसे है। तो ये हम आगे पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र हो या 18 वर्ष की या उससे अधिक उम्र का कोई भी नागरिक होता है तो उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी भाषा का हो, वो किसी भी लिंग का हो, वो संपत्ति के बिना या किसी भी जन्म स्थान का हो, उसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाता है। बिना भेदभाव के उसे स्वतंत्र रूप से वो मतलब मत दे सकता है यानी वोटिंग देने का उसको अधिकार दिया गया है। तो मत देने का जो अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार यहाँ पर नागरिक को दिया गया है, जिसमें चुनाव में दिनों दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती जो संख्या, जागृत उत्साह, मतदान जागृति के कारण यहाँ मतदान का जो प्रमाण है उसमें वृद्धि। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं की सक्रियता और लोकतंत्र की परिपक्वता और सफलता की निशानी मानी जाती है। फिर यहाँ है धर्मनिरपेक्षता। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रस्तावना में हमें किसी भी विषय पर विस्तृत चर्चा की है कि भारतीय संविधान में समधर्म समभाव तथा सभी धर्मों को प्रति आदर भाव स्वीकार किया गया है। तो जैसे हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में संविधान में किसी भी भाषा को मतलब ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य भाषा को भी स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पे भेदभाव मतलब नहीं है धर्मों के बीच में, वो बताया गया है। तो राष्ट्र किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या उसका समर्थन नहीं करता है। राज्य का खुद का स्वयं का कोई एक धर्म या संप्रदाय नहीं है, यानी कि कहा गया है राज्य का कोई भी खुद का एक धर्म नहीं है। इस मामले में जो राज्य है वो एकदम तटस्थ माना गया है। भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात और धार्मिक मामलों से दूर है, यानी वो संविधान में सांप्रदायिक पक्षपात यानी धर्मों के बारे में किसी भी प्रकार से पक्षपात करता नहीं है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में सभी धर्म के अनुयायी
यानी कि सभी धर्मों के अपने मन पसंद के अनुसार वो धार्मिक मान्यताएं, अपने किसी भी धर्म को वो मान सकता है, उसके प्रति उसे श्रद्धा हो सकती है, आस्था हो सकती है, उसके अनुसार वो धर्म को पाल सकता है, उसका प्रसार और प्रचार भी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, इस चीज़ का इसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अनेक विशेषाधिकार सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, जहां मार्गदर्शन सिद्धांत में समान नागरिक कानून का समावेश भारत में एक धर्मनिरपेक्ष और राज्य घोषित किया गया है। फिर अगला पॉइंट है हमारा न्यायिक समीक्षा। तो इसके बारे में भी मतलब न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण माना गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपने अपने कार्य में अधीन जो कार्य का प्रशासन किया है, तो उस पर निगरानी रखने का जो उत्तरदायित्व होता है वो न्यायालय का होता है। तो मतलब क्या बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कार्य करती है, तो वो जो कार्य करती है उस कार्य को निगरानी रखने के लिए, अर्थात ये कह सकते हैं जो वो कानून बनाती है उस कानून का पालन करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए जो उत्तरदायित्व है, तो कौन है? न्यायालय। संसद की सत्ता में अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान का होता है। संसद में विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानून तथा अध्यादेशों में प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसलों तथा संवैधानिक सुधार की जो समीक्षा है, उसकी जो सत्ता है वो भी न्यायालय को सौंपी जाती है। अगर न्यायालय को विश्वास हो कि बनाए गए जो कानून हैं, संशोधन जारी किए गए अध्यादेश संविधान में मूलभूत सिद्धांत से सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय अवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है। यानी कहा गया है अगर न्यायालय को विश्वास है, पूरी तरह से अगर उसे विश्वास होता है कि जो सिद्धांत हैं वो व्यवस्थित नहीं है, तो न्यायालय उन सिद्धांतों को रद्द कर सकता है। फिर है मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। तो भारत लोग एक पवित्र और राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसके लिए जो संविधान लोगों ने मूलभूत अधिकार प्राप्त किए, तो मूलभूत अधिकार में क्या अधिकार हैं जो नागरिक को दिए गए हैं? तो वो है नागरिक के सार्वत्रिक विकास, राष्ट्र के विकास की आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार, कर्तव्य, लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए एक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और संविधान में समावेश किया गया। तो ये उसके मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें सार्वत्रिक यानी पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो मूलभूत अधिकार और कर्तव्य में आएगा। फिर अगला पॉइंट है हमारा राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत। तो लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का जो कार्य है वो कार्य राज्य को सौंपा गया है। तो यहाँ बताया गया लोगों की रक्षा और उनका कल्याण करने की जो कोशिशें, जो कार्य किए जाते हैं, वो सारे कार्य राज्य के हाथ में होते हैं। राज्य को वो कार्य सौंपा जाता है। राज्य का प्रशासन और नीति के जो निर्माण, राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांत राज्यों के आवश्यक जो मार्गदर्शन देते हैं, जिससे कारण सिद्धांतों को मार्गदर्शन सिद्धांत कहा जाता है। फिर है पिछले वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। तो समाज के पिछले वर्गों अथवा पिछली जो जाति हैं जिसके विकास में वो पीछे रह गए हैं, समूह के उत्कर्ष के लिए तथा उन्हें सामान्य प्रभाव में जुड़ने के सक्षम बनाने हेतु संविधान ने विशेष व्यवस्था इनके लिए की है। तो इनकी जो व्यवस्था है वो बताई गई है कि विधानसभाओं, स्थानीय स्वराज की संस्था के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राज्य की प्रतिनिधि प्राप्त हो, इसलिए कुछ ही सीटें यानी कि बैठकें इनके लिए आरक्षित रखी गई हैं। इन वर्गों के जो लोगों को नौकरियां यानी कि सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने का समान अवसर भी प्राप्त किया गया है। इसके लिए कुछ निर्धारित सीटें जो कुछ भाग में आरक्षित रखे गए हैं। और पिछले वर्ग के जो बालकों को शैक्षिक विकास के लिए छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति अर्थात जो बिना फीस वाली स्कूलें होती हैं वहाँ उसका लाभ प्रदान किया गया है। इसके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव और रक्षात्मक भेदभाव की नीति की विशेष व्यवस्था की गई। तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर में आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में हल करने हैं। इसके विकल्प जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। संविधान निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था? तो ये आप क्या बताओगे? तो आपको यहाँ बताना है 1949। संघ सूची में कितने विषय का समावेश किया गया है? तो संघ सूची अर्थात केंद्र वाला, तो उसमें आएगा 97। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको बतानी है 389। फिर लास्ट आपका दिया गया है भारत गणतंत्र राज्य है, क्यों? तो क्योंकि वह क्या है, एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको बताना है।
तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में हल कर लेने हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समयानुसार मिलते रहें। थैंक यू।